नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। वही गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली यूपी को जोड़ता है, वही गाजीपुर बॉर्डर जहां 380 दिनों से किसान बैठे हैं, वही गाजीपुर बॉर्डर जो मेरे ठीक पीछे है करीब करीब 50 मीटर दूर, और वही गाजीपुर बॉर्डर जहां पुलिस के ज़बरदस्त इंतजाम हुए थे। योगी सरकार की तरफ से करीब 1500 पुलिस वाले यहां उस तारीख को पहुंचे थे जो तारीख थी 28 जनवरी। वही गाजीपुर बॉर्डर जहां राकेश टिकैत के आंसू निकले थे, वही गाजीपुर बॉर्डर जहां पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और कई इलाकों के किसान लगातार आंदोलनरत रहे, बैठे रहे, हर मौसम का सामना करते रहे, और अब उनकी रवानगी जीत के साथ फतह मार्च का मौका है। कल यहां से रवानगी है। आज पूरे दिन किसान नेता मंच पर थे, गुरबानी का पाठ भी हुआ और अब किसान जश्न के साथ जाने वाले हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव। इन्हें कौन नहीं जानता, मैं इतना कहूँगा। और किसान मोर्चे की रणनीति में जिन लोगों की अहमियत रही, अहम भूमिका रही, उनमें प्रमुख हैं 9 सदस्यों की कमेटी हो या संयुक्त मोर्चे की रणनीति सरकार से संवाद करने की हो, सरकार से क्या क्या मुद्दे किस तरह से उठाए जाएं, सरकार से क्या हासिल किया जाए और कैसे हासिल किया जाए, तमाम तरह की रणनीति का हिस्सा रहे योगेंद्र यादव। और अभी गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, तो सबसे पहले योगेंद्र जी, चूँकि शब्दों के भी आप धनी हैं और एक्सप्रेशन में कम शब्दों में आपका बोलने का जवाब नहीं, मैं थोड़ा लंबा बोलता हूँ, तो इस आंदोलन को आप कैसे समअप कर रहे हैं? क्या हासिल है इस आंदोलन का? आज वैसे बोलने का दिन नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा। जहाँ जहाँ चंपारण का जिक्र होगा, वहाँ वहाँ दिल्ली के मोर्चों का जिक्र होगा। जब हम 26 नवंबर को याद करेंगे कि ये देश के संविधान निर्माण का दिन था, तो हम 26 नवंबर को इस बात के लिए भी याद करेंगे कि दिल्ली के मोर्चे उस दिन लगे थे। जब वो आपने गाजीपुर और 28 जनवरी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ इस देश की बड़ी लड़ाइयों का जिक्र होगा वो गाजीपुर, वो क्योंकि उस रात इस आंदोलन की हत्या की कोशिश हुई थी और यहीं गाजीपुर पे मुकाबले ने मामला पलट दिया था। असली बाजी उस दिन पलटी गई थी और उसका परिणाम आज मिला है, लेकिन लड़ाई उस दिन जीती गई थी। मैं समझता हूँ ये आंदोलन एक तरह से पूरे देश के इतिहास में इस मायने में एक बड़ा मोड़ है कि हम अब तक मानने शुरू कर दिया था, आधुनिक समाज ने मानना शुरू कर दिया था कि भाई किसान तो अतीत का मामला, इस देश में किसान हुआ करते थे। आज उस किसान ने साबित कर दिया है कि वो इतिहास के कूड़ेदान में नहीं रहता। इतिहास में साबित किया है कि किसान इस देश का वर्तमान है और इस देश का भविष्य है। इस किसान आंदोलन ने उतना कुछ हासिल किया है जो मेरे ख्याल से इस देश के किसी आंदोलन ने हासिल नहीं किया। बड़े साधारण तरीके से आप कहें तो मुझे नहीं याद आता इस देश में कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो जिसने सरकार को बने हुए कानून, जो राष्ट्रपति के ठप्पा लग चुके थे, उस कानून को पलटवा दिया, और वो भी एक ऐसी सरकार से जो सरकार की सारी खेल ही ये था कि भाई हम बैकफुट पे नहीं जाते, भाई मोदी जी ने कर दिया, अब कुछ नहीं बदलेगा। और हमें बीजेपी के नेता, तमाम लोग, समझदार पत्रकार भी आके कहते थे देखिए योगेंद्र जी बाकी सब हो जाएगा, ये कानून रद्द करवाने की बात आप छोड़ दीजिए, ये तो होगा नहीं, आप जानते हैं ना मोदी जी तो देखो ये करेंगे कुछ संशोधन करवा लीजिए, कुछ गिव एंड टेक कर लीजिए। कुछ नहीं, वो कहते थे आप इतना संशोधन करवा लीजिए कि कानून मर जाए। तो मैंने कहा भी फिर क्या, बस रद्द मत करवाइए। देखिए मोदी जी की मूंछ का मामला है, तो हमने कहा फिर किसान की भी मूंछ होती है, भाई मोदी जी की अगर है तो, आजकल तो उनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी हो गई है, किसान की भी मूंछ होती है। हमने कहा ये रद्द होंगे। और आपको ध्यान होगा पिछले कई महीने से मैं कह रहा था कि देखो, कहा था डेथ हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट मिलना, बस मैं बार बार कह रहा था कि देखिए किसान, ये 3 कानून तो मर गए हैं, अब सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार है और प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट देने में देरी कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था जितना देरी करेंगे इनके लिए महंगा सौदा बनेगा। देखिए महंगा सौदा बना ना। सही कहा योगेंद्र जी, आपने आंदोलनों का जिक्र किया, और ऐसा आंदोलन जो सड़क पर
आंदोलन हुआ और सड़क पर वो लड़ाई लड़ी गई, और सड़क पर ऐसी लड़ाई लड़ी गई। मैं गाजीपुर मोर्चे पर एक साल में सैकड़ों बार आया, हर मोर्चे पर, और ऐसी लड़ाई जिसमें तंबू कनात उखड़ गए, बारिश, आंधी, तूफान, और ऐसा लगा जैसे आज आखिरी रात है। बल्कि इस आंदोलन को का मरसिया तो कई बार लिखा गया, 28 तारीख भी, 28 जनवरी जिसका जिक्र कर रहे हैं। और मुझे 29 तारीख का आपका वो भाषण याद है, आप इसी मंच से जो आज आपने कही बात, वही बात आपने कही थी कि आंदोलन यहाँ से उठ खड़ा हुआ। तो जिस आंदोलन का मरसिया कई बार लिख दिया बहुत सारे लोगों ने, सत्ताधारी दल, मीडिया, वो आंदोलन अगर रिवाइव हुआ तो किसानों का हौसला और एकजुटता, उसको कैसे देखते हैं आप? नेतृत्व आप लोग दे रहे थे, लेकिन किरदार वो सब थे जो हजारों लाखों लोग मजबूती के साथ, नेतृत्व के साथ बैठे रहे, डिगे नहीं, टूटे नहीं, उनमें दरार नहीं पड़ी। जैसे मैंने कहा, ये आंदोलन नेताओं की जीत नहीं है। नेताओं का चेहरा मेरे जैसों का आप लोग दिखा देते हैं टीवी वगैरह पे, उसकी जीत नहीं है। जीत उसकी है जो 380 दिन यहाँ बैठे रहे, धूप, गर्मी, बारिश सबके अंदर बैठे रहे। जीत उनकी है जिन्होंने मीडिया के दुष्प्रचार, मीडिया का जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि एक मीडिया, आप जैसे लोगों ने बड़ा जम के दिखाया, ऐसे 15-20 लोगों का मैं बता सकता हूं जिन्होंने ईमानदारी से इस देश को सच सामने रखा। लेकिन मुख्य धारा का जो मीडिया है उसने क्या कोशिश नहीं की। आपने कहा आंदोलन का मरसिया तो लिखा ही गया। कितनी बार भाई, आज आंदोलन टूट गया, बस अब तो ये हो गया। परसों खबर ये लगाई इन लोगों ने कि राकेश, जो घोषणा हुई ना जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस, राकेश टिकैत को साइड पे रख दिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि राकेश टिकैत अंतिम वक्ता होंगे, योगेंद्र यादव राकेश टिकैत में चीर पे फाड़। यार अब तो शर्म कर लो, अब तो रुक जाओ, अब तो सब कुछ हो गया। मैंने कहा था कि भाई, क्योंकि मुझे पता था जब राकेश टिकैत बोल लेंगे उसके बाद कई पत्रकार उठ के चले जाते हैं, तो मैंने कहा नहीं, पहले राजेवाल जी बोलेंगे, अंत में राकेश टिकैत बोलेंगे, ताकि सब पत्रकार टिके रहे, उसको कि दो फाड़। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी मेरा जिला है, वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की एक छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी नहीं है। उस टीम के एक व्यक्ति ने संयुक्त किसान मोर्चा के शामिल 10 संगठनों के एक संगठन के नेता ने एक इंटरव्यू दिया कि बाकी 9 लोग मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे, ये कहा था। उस पे हेडलाइन लगाई इस देश के एक बड़े न्यूज़पेपर ने, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा दो फाड़। मैंने कहा दो फाड़ हो गया, मुझे पता नहीं लगा। देखो क्या हुआ कि रेवाड़ी के एक नेता ने कहा है कि दूसरे लोग मेरी बात नहीं मान रहे। तो मीडिया तो बेचारा पहले दिन से लगा था कि कैसे दो फाड़ हो जाए, कैसे आंदोलन बिखर जाए, अफवाह, झूठ, और पता नहीं कहां से किसान नेता लाके मेरे सामने बैठाते थे कि आप इससे बात कीजिए, किसान नेता है। मैंने कहा भाई, जिसका पड़ोसी उसको नहीं जानता, आप उसको किसान नेता बता रहे हो? कहां से गड़े मुर्दे उखाड़ के लेके आए, अभी भी पिछले 5-10 दिन से चल रहे हैं। जिन लोगों को 100 किसान कहीं खड़े नहीं होंगे, उनको किसान नेता बता के उनके साथ बहस करवाई जाती है। तो एक बड़ा बदलाव आया अरविंद भाई। इसमें जो बदलाव हुआ वो ये कि आज तक मीडिया लोगों पे कीचड़ फेंकता था और उनके मुंह पे चिपक जाता था, छूटता नहीं था। पहली बार मीडिया ने किसानों पे कीचड़ फेंका और सारा कीचड़ मीडिया के ऊपर आके गिर गया। पहली बार छवि किसानों की नहीं बिगड़ी, छवि मीडिया की बिगड़ गई। और साधारण किसान, ये गोदी मीडिया शब्द पहले कौन इस्तेमाल करता था? पिछले 1 साल में साधारण किसान ने कहना शुरू कर दिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और इस अंधकार में आप जैसे कुछ पत्रकार वो भी चमके, पता लगा कि हाँ भाई, कुछ लोग सच बोलने वाले भी इस देश में हैं। और पहली बार इस देश में मीडिया के किरदार पे इतने बड़े निशान लगे। सरकारी और दरबारी लोगों को किस तरह से दबाया जा सकता है, ये सरकार जो पिछले 7 साल से शुद्ध प्रोपेगेंडा पे चल रही है, इस सरकार को पता लगा कि प्रोपेगेंडा से आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। किसान को, दुर्भाग्यवश इस देश में एंटी-सीए प्रोटेस्ट के अंदर मुसलमान को तो इन्होंने ऐसे बदनाम कर दिया था, मगर इनको ये समझ आ गया किसान के साथ आप वो नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी एक और चीज हुआ, सही बात आपने कही, एक और चीज हुई कि शिनाख्त हो गई उन चेहरों की, मीडिया के उन लोगों की, पत्रकारों की, जो दरअसल दरबारी हैं और इस कदर दरबारी हैं और थे और
शायद रहेंगे इस निजाम में कि वो पूरी जमात को, पूरी कौम को, चाहे किसान हो चाहे कोई कौम का शब्द इस्तेमाल करो उसका भी मतलब है, आप देश के विरोध में देश विरोधी, देशद्रोही, चीन के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट कहते रहे। लेकिन सही बात आपने कही कि इससे वो पहचान मिली, इनकी एकजुटता, और आज उनकी शिकस्त हुई है। ऐसी शिकस्त हुई है कि इस रवानगी की तस्वीर भी वो कैद करने कैमरे में सामने नहीं आ सकते। ये शायद उनका चेहरा ऐसा काला हुआ है कि वो नहीं आ सकते इनके बीच। आत्मबल चाहिए ना आके ये कहने में भी कि भाई अब किसान जीत के जा रहे हैं, ये दिखाने की भी हिम्मत नहीं है इस मीडिया की। मैं समझता हूँ कि मगर ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मीडिया का चेहरा आप और मेरे जैसे लोग जान रहे थे, पिछले 10 साल से जान रहे थे, 7 साल से पूरा जान रहे थे, लेकिन इनका इस तरह से पर्दाफाश नहीं हुआ था। इस किसान आंदोलन ने पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि अंततः आप ये कह दीजिए चीन बॉर्डर पे हमारी सेना ने चीन पे 10,000 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, लोग मान जाएंगे कि भाई मैं कौन सा तिब्बत जाके देख रहा हूँ। आप लोगों को उटपटांग बात कह दीजिए, आप कहिए न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री की बल्ले बल्ले, लोग मान लेंगे भाई मैं कौन जाके देख रहा हूँ। आप ये कहें कि किसान नहीं देशद्रोही है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, तो वो सोचता है नहीं मेरे तो चाचा जी वहाँ गए थे, मेरे गाँव के तो इतने लोग गए हैं, ये कैसे मान लूँ मैं। और अंततः कहीं ये प्रचार का जो बुलबुला है उसका कहीं तो फूटना था, और यहाँ पे सच्चाई के सामने फूट गया। एक छोटी सी जानकारी जो सिर्फ ध्यान डालने के लिए कि जो ये कहा गया किसानों को देशद्रोही या मोदी विरोधी, सरकार विरोधी, चीनी, पाकिस्तानी, मैं 1 साल के दौरान योगेंद्र जी ज़्यादा लोगों से मिले होंगे, कम से कम 200 ऐसे किसानों से मिला जो दरअसल जवान थे। जो नारा है ना, जय जवान जय किसान, मुझे ऐसे लोग मिले जो 65 के वार में, 71 के वार में, करगिल के वार में सरहद पर रहे थे, और उनके पास मेडल है, 3-3, 4-4, 6-6 मेडल लेके आए, जो देश की हिफाजत में गोलियां खाए ऐसे लोग भी आए, लेकिन वो सब एक साथ आपने सबको तौल दिया और सबको आपने देशद्रोही कह रहे हो। कितने किसान हैं जिनका बेटा आज भी फौज में, आज भी फौज में, बल्कि कई ऐसी जानकारी मिली कि फौज में जो उनका बेटा है अपने पिता को फोन करके कहता था कि आप भी जाओ, हाँ। और उसके पिता ने बाइट दी कि मुझे मेरे बेटे ने कहा फला बटालियन में। तो ये जो जवान और किसान का जो रिश्ता है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और उसकी भी विजय है मैं समझता हूँ। बहुत एक मायने में अथॉरिटेरियन सरकार जो होती है, डिक्टेटर होते हैं, कहीं ना कहीं डिक्टेटर अपना काम करते करते एक दीवार के सामने आता है और कहता है ना मैं इसको नहीं लांघ सकता। तो मोदी जी ने कई दीवारें लांघी, कई झूठ की दीवारें खड़ी की, पता नहीं क्या कुछ किया, अंत में जीवी, परजीवी, हाँ सब कुछ क्या कुछ ना कहा, क्या कुछ ना किया, नक्सलवादी, माओवादी, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में इस किसान आंदोलन ने वो दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से आप इतने बड़े देश को नहीं चला सकते, ये साबित हुआ। अब जरा आते हैं हम इस आंदोलन के बाद जो हासिल है और उससे जुड़ी हुई कुछ आशंकाएं, जो सरकार की तरफ से जो वादे किए गए, जो एक प्रस्ताव है, सहमति पत्र कहें, समझौता पत्र कहें, या दोनों की रजामंदी का पत्र कहें, उस पत्र में जितने बिंदु हैं उसमें 2 अहम हैं। एक एमएसपी पर कमेटी बनाने पर सहमति, और दूसरा मुकदमों की वापसी। पहला एमएसपी पर, अभी भी आज मैं बहुत सारे किसानों से मैंने बात की, सिंघू बॉर्डर पर था सुबह से, अभी भी इस जज्बे के साथ लौट रहे हैं कि हम एमएसपी लेकर रहेंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाने का सिर्फ धोखा हुआ तो हम फिर आएंगे। और मुझे आपके शब्द याद हैं जो आपने कई जगह अपनी बातचीत में कहा है, चाहे ट्विटर स्पेस पर, कहीं भी आपने कहीं से उठाया है कि कमेटी बनाना मतलब मिट्टी डालना होता है किसी मुद्दे पर, मैंने सुना है कई बार। तो ये कमेटी मिट्टी डालने के लिए है या लगता है कि कुछ निकल सकता है? देखिए वो जो उठाया, मैंने पंजाबी के कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि कम पे मिट्टी पानी हो तो कमेटी बना लो, काम पे मिट्टी कमेटी तो देखिए सच कहूँ मुझे इस कमेटी से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने कहा था कि चलिए आपने अगर कमेटी भी बनानी है, एमएसपी पे आप गंभीर हैं, तो आप कमेटी बनाइए केवल एमएसपी पर, और साफ लिखिए कि एमएसपी पर कानून बनाकर उसकी कानूनी गारंटी देने के लिए ड्राफ्ट बनाने की कमेटी, तब तो उससे कुछ हासिल होता। पहली बात तो ये कानून ड्राफ्ट गारंटी देने के लिए नहीं है। नंबर 2, अब ये कमेटी सिर्फ एमएसपी पर भी नहीं है,
साथ में जीरो बजट फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन, पता नहीं सब चीज़ें होंगी। और जिस तरह का इसमें सरकार भी होगी, इसमें राज्य सरकारें भी होंगी, एक्सपर्ट भी होंगे, इसमें अन्य किसान संगठन भी होंगे, तो वो कल मिला के जैसे भी हो सकते हैं, हाँ हाँ की कमेटी में बिल्कुल, ये सब लोग जिनको पक्षकार थे, जिनको पिछले 3-4 महीने से मीडिया वाले किसान नेता बना के दिखा रहे हैं, उन सबको भी सरकार वहां पे बिठा लेगी हमारा विरोध करने के लिए। तो ऐसी कमेटी से कुछ हो जाए तो चमत्कार होगा। तो हमें हासिल उसमें नहीं हुआ है। तो आप पूछेंगे क्या हासिल हुआ है? पहली बात, हमें पांव टिकाने लायक जमीन मिली है। वो क्या कि कम से कम आज एमएसपी पे जो खरीद हो रही है उसमें बदलाव नहीं होगा, सरकार ने ये लिखित में मान लिया है। उससे बड़ी बात ये कि एमएसपी चिड़िया का नाम है, ये इस देश के किसान को पता लग गया। अब तक तो किसान को पता नहीं था। हम जाके कहते थे, वहाँ पे बंगाल के अंदर हम गए, भुट्टे का दाम वहाँ 950 रुपया। मैंने कहा आपको पता है सरकारी दाम क्या है? कहते क्या जी सरकारी दाम, ऐसी कोई चीज़ होती है? मैंने कहा 1850 रुपये, आपको 950 मिल रहा है। अच्छा ऐसा कुछ होता है। आज इस देश के किसान को पता लग गया है कि एमएसपी कोई चीज़ है, उसका हक है और उसको नहीं मिल रहा है। 1975 की फसल वो 1400 में बेच रहा है। बिल्कुल। अभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये धान वगैरह बिका है, पिछले सीजन में बिका है 1100, 1200, 1300 में बिका है, जबकि मिलना चाहिए था उसको 1940 रुपए तक। तो किसान को पता लग गया है। तो ये प्रचार का काम करने में हमें 10-15 साल लग जाते, ये 1 साल में हो गया। और उससे भी बड़ी बात जो मिली है, किसान को ये भरोसा हो गया है कि हम लड़के जीत सकते हैं, चाहे योगी हो या मोदी हो। ये जो आत्मविश्वास है, मैं बार बार कह रहा हूँ जीत भाई, इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो है जो छुपी है, जो दिख नहीं रही। मैंने कभी कहा मलाई और खुरचन। मलाई तो दिख जाती है, असली मजा खुरचन खाने में, अगर आपको उसमें मजा आता हो। माँ जब खीर बनाती थी तो खुरचन खाने का जो मजा था, तो असली उपलब्धि वो है जो खुरचन है, जो दिखाई नहीं देती। वो क्या है? किसान को आत्मसम्मान अपना वापस मिला है, किसान को अपनी राष्ट्र स्तर पर एकता हासिल हुई है, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। ये जो 3 चीज़ हैं, इसके जम पे हम एमएसपी भी लेंगे और इससे ज़्यादा भी लेंगे। अब आप देखना, मोदी तो अभी टालेंगे, ऑपोजिशन पार्टियां लाइन लगा के कहेंगी जी हम एमएसपी देंगे, हम एमएसपी देंगे, हम एमएसपी देंगे। आप देखना सबकी लाइन लग जाएगी। हाँ लाइन लगेगी। तो अभी उत्तर प्रदेश में देखना आप, इन सबके मुंह से कहलवाएंगे हम। तो ये जो है बदलाव होना शुरू होगा, देश की राजनीतिक भाषा बदलेगी और एमएसपी तो क्या, इनसे और कुछ बहुत कुछ लेंगे। अच्छा, जब एमएसपी का जिक्र किया, और ये सही है कि मैं बीते 1 साल के दौरान और खासतौर से 3 महीने से यूपी के गांव-गांव में जा रहा हूं। हर गांव में कोई भी किसान मिल रहा है, एमएसपी का जिक्र करता है और कहता है कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी पर हमारी फसल नहीं बिकती। ये अवेयरनेस हुआ। अब बात आती है आशंकाओं की। एक सवाल काउंटर और भी है, जैसे चूंकि आपने भी कहा, उस चिट्ठी को मैंने पढ़ा, आपने हमसे ज़्यादा बार पढ़ा होगा, आपने कुछ बात भी की होगी, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट है, कृषि वैज्ञानिक रहेंगे एक्सपर्ट के तौर पर, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र के नुमाइंदे रहेंगे, कुछ किसान संगठन रहेंगे और एसकेएम के भी प्रतिनिधि रहेंगे। तो जैसे बिहार में, मैं यही सवाल टिकैत से भी पूछा था, बोलते हैं जैसे नाव है ना, उनार हो जाना, मतलब ऐसे होना तो उलट जाना। तो इसमें मान लो 11 सदस्य बना दें और उसमें 4 एसकेएम के रहें, 7 कहीं और रहें, और बहुमत से कुछ भी फैसला हो सकता है। तो ये आशंका है या नहीं? और अगर है तो उसके बाद फिर किसान मोर्चा आगे क्या सोचता है कि अगर ये हुआ, एमएसपी की कमेटी सिर्फ लीपापोती है, जिसको आप मिट्टी डालना कहते, नेक्स्ट से आशंका है। मैं तो ये कहूँगा खाली एक आशंका ही नहीं, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा संभावना उसी की है जो आप कह रहे हैं। इसीलिए हमने अब तक अपने प्रतिनिधि भेजे नहीं है। हमने सोचा है हम देखेंगे, सरकार का नोटिफिकेशन आए, क्या उसका TOR बोलते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, वो देखेंगे, कॉम्पोजिशन देखेंगे, तब सोचेंगे कि हमें अपना प्रतिनिधि भेजना भी है या नहीं भेजना है। हम क्यों काम का जैसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को हमने कह दिया हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे, अगर ये कमेटी भी ऐसी बनाएंगे, हम घोषणा कर देंगे हम तो बात ही नहीं करेंगे, इस कमेटी से जो करना है आपने कर लो। अभी हमने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीधी बात है, ये कमेटी कुछ भी करे, एमएसपी के लिए एक और लड़ाई होगी, लंबी लड़ाई होगी और उसके लिए पूरे देश को तैयार करना है। अब जो है, अब मैं चाहता हूँ अगली बार आए
दिल्ली आए, जहाँ भी आए, इस आंदोलन खड़ा हो तो उड़ीसा के लोग दिखाई दें, उसमें महाराष्ट्र के बड़ी संख्या दिखाई दे, कर्नाटका, तमिलनाडु दिखाई दें, इसके लिए पूरे देश में घूमना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जो हासिल हुआ है बोल लें और अगले की तैयारी करें। और जैसे मैंने कहा, इसके लिए सारी ऑपोजिशन पार्टियों को लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, पहले तो उनको भी लाइन में खड़ा करेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा बाकी राज्यों की नुमाइंदगी, ये सवाल उठता रहा मतलब उठाया जाता रहा कि इस आंदोलन में कई राज्यों की नुमाइंदगी नहीं है, बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश और राज्य। लेकिन इसलिए कि बहुत राज्यों में, मैं बिहार का हूँ, मैं जानता हूँ, वहाँ का किसान एमएसपी का महत्व ही नहीं जानता है, एपीएमसी मंडी भी ख़त्म है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि 1975 में गेहूं बेचने के लिए हमारे पास 2 एकड़ की ज़मीन है, हम क्या बैठें, कहाँ आंदोलन करें। लेकिन एमएसपी उसे समझ में आ रहा है कि अगर हम 5 एकड़ 5 बीघे की खेती करते हैं, गेहूं 1400 में बेचते हैं, हमें 1975 में अगर बेचने को मिले तो हमें ये 400-500 का मार्जिन है। मुझे लगता है उस लड़ाई में बहुत बड़ी नुमाइंदगी किसानों की हो सकती है, एक बात। लेकिन 15 जनवरी जो आपने एक तारीख मुकर्रर की है कि हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे? भाई, सबसे पहले तो ये रिव्यू करेंगे जी केसों वाला जो इन्होंने वादा किया है वो हुआ कि नहीं। देखिए, हम आखिरी 20 दिन क्यों टिके, सबसे बड़ी बात हमारे मन पे चिंता थी। हमारे हजारों किसानों साथियों के खिलाफ केसेस हैं, सिर्फ हरियाणा में 38,000 केसेस हैं, लोगों पे केसेस हैं। हम ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं भाई उनको? तो अब हमारे पास रिटर्न वायदा आ गया है। रिटर्न वायदे का मतलब ये नहीं कि केस हटे हैं, तो 1 महीने बाद आएंगे, मूल्यांकन करेंगे कि केस एक्चुअली हटे कि नहीं हटे। हमने कहा कुछ नहीं हटाए गए, कुछ हटे, कुछ नहीं हटे। हमने कहा हमारे समर्थकों पे भी केस हटेंगे। पहली बार भारत सरकार ने लिख के माना है कि समर्थकों के केस भी हटेंगे। अब हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे इसकी चेक करेंगे पहले तो। मुआवजे वाली बात है, मिला कि नहीं मिला वो देखेंगे। ये कमेटी है, काम पे मिट्टी है कि इसमें कुछ हुआ भी है, इसको देखेंगे, इसमें अपने प्रतिनिधि भेजने हैं या नहीं। और फिर ये जो मंच है, ये जो औजार हमें मिला है, संयुक्त किसान मोर्चा, इसको कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। जब तक ये मोर्चा है, हम ये नहीं, कई चीज़ें अब तो सड़क पे भी बैठना नहीं पड़ेगा। अब तो हम किसी मुख्यमंत्री की टेबल पे भी जाके बैठ जाएंगे, वो कहेगा हाँ जी बताओ क्या करवाना है, यार मेरे यहाँ पे मोर्चा मत लगा देना। इतना तो समझ उनको भी आ गया है। तो ये मोर्चा कायम रहे, ये बेहद ज़रूरी है, उसको करेंगे। और अगले आंदोलन के लिए दीर्घकालिक सोच बनाएंगे। कोई अगला आंदोलन हड़बड़ी में शुरू नहीं करना चाहिए, उसके लिए विचार तैयार करना है, हजारों किसान सैनिक तैयार करने हैं। पहली बार आपको किसान आंदोलन में यंग लोग दिख रहे हैं। आप जरा कैमरा घुमा के दिखाना है, तस्वीर दिखाइए जितने लोग दिख रहे हैं। हाँ, आप नहीं अरे 1 मिनट, इनका आना बहुत जरूरी है। आइए 1 मिनट। ये बल्ली सिंह चीमा है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। और इनकी वो कविता, क्रांतिकारी कविता, मेरे ख्याल से 70 के दशक में, शायद 77 में लिखी थी आपने, 78 में लिखी थी। और उस दशक के बाद जितने स्कूल कॉलेज के छात्र जिन्हें सत्ता से कुछ सवाल पूछना था या सत्ता को चुनौती देना था, उस कविता का इस्तेमाल किया। बल्ली सिंह चीमा साहब यहाँ भी दोबारा मिले। और कल दिलचस्प बात, संयुक्त मोर्चे के दफ्तर में, कल नहीं, कल ही, परसों और कल वहाँ बहुत सारे लोग आपकी कविता को गा रहे थे, जिसमें पंजाब के बहुत सारे लोग थे। तो योगेंद्र यादव मिले, यहाँ बल्ली सिंह चीमा मिले। और आपका इस आंदोलन में आपकी लाइनें, अगर वही जज्बा रहे और रहा, वो एक बड़ी अहमियत है। मैं एक सवाल के बाद आपके पास आता हूँ। तो इसीलिए कह रहा था, देखो ये तो मन से दूसरों से ज़्यादा जवान है। पर भाई 1 मिनट जरा घुमा देना, यहाँ पे कितने जवान लोग काले बाल, ये काले बाल वाले, सफेद वाले हो गए थोड़े, बाकी सबका दिखाई कितने काले बाल वाले। ये इधर युवा। आप मुझसे पूछते हैं ना इस आंदोलन की क्या उपलब्धि है, ये उपलब्धि है इस आंदोलन की। ये सफेद बाल वालों का नहीं है, मेरे अपने आप में, हम तो 15-20 साल में इधर उधर हो जाएंगे जो होना है। ये उपलब्धि है। और इन लोगों को अब वैचारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वैचारिक ट्रेनिंग देंगे तो ये हमसे आपसे कहीं बेहतर काम करेंगे, कहीं ऊपर लेके जाएंगे, कहीं आगे लेके जाएंगे। एक आपने ट्रेनिंग की बात की योगेंद्र जी, मैं एक वीडियो में, अभी मैंने वीडियो पोस्ट किया है गाजीपुर बॉर्डर से, स्टेज के पीछे कुछ किसान जो उत्तराखंड इलाके के थे, वो अपना सामान समेट रहे। उसमें एक 75 साल के बुजुर्ग जो लंगर चला रहे थे, बैठे हुए थे। उन्होंने एक बड़ी बात कही, बहुत दिलचस्प बात, चूंकि इन्होंने ट्रेनिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या हासिल है इस आंदोलन का, आप जा रहे हैं सब कुनबा आपका यहाँ से समेट कर। उन्होंने कहा इस आंदोलन का सबसे बड़ा हासिल ये है कि हमें ट्रेनिंग मिल गई सरकार से लड़ने की, और ये ट्रेनिंग इसी सरकार ने हमें दे दी कि कैसे हम लड़ सकते हैं। तो
तब हम समझ गए। और हमें जब हमने 1 साल लड़ाई लड़ ली तो हमें समझ में आ गया कि अब 2 साल 4 साल जब यहाँ तक आ गए तो वो भी जरूरत होगी तो बैठेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई योगेंद्र जी, आप तो शामिल थे। मैं हैरान होता था सड़कों पर देखकर। मैं 4 बजे सुबह 5 बजे सुबह बारिश में फरवरी में आया, पानी की धार बह रही है, ऊपर टेंट गिर गया और उसमें 4 बुजुर्ग ऐसे ठिठुर भी रहे हैं और एक रजाई उसके नीचे पानी जा रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तो बोले नहीं जी हम तो बैठे रहेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताता हूँ शाहजहांपुर में क्या किस्सा हुआ। बारिश हुई, हमारा टेंट वेंट ऐसा ही था भाई, लीक कर रहा था, अब गद्दे वद्दे गीले, तो मेरा वहाँ पे रात भर टप टप में उसमें खड़े पर कह रहे रात गुजारी। सुबह मैं गया, मैंने देखा दूसरे लोगों का गद्दा मेरे से भी ज़्यादा गीला है, तो मैंने जाके माफ़ी मांगी। मैंने कहा जी देखो अब हम इंतजाम नहीं कर सके, जिम्मेवारी मेरी है, मोर्चे का मैं था, तो मैंने कहा मैं माफ़ी। उन्होंने कहा नहीं बेटा फ़ायदा हुआ इससे। तो मैंने कहा जी फ़ायदा क्या, नुकसान नहीं हुआ, चलो आपका बड़ा दिल है, फ़ायदा क्या हुआ। देखो बेटा कल हुई बारिश, इसका मतलब है कि अब किसानों को 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं है, बारिश होगी, पानी लगाने की अब जरूरत नहीं है, अब लोग मोर्चा पे आएंगे। तो वो ये देख रहा था, अपना गीला रजाई नहीं देख रहा था, वो ये देख रहा था कि अब लोग मोर्चे पे आएंगे। ये जो पैदा हुई है, ये जो सोच समझ दृष्टि स्ट्रेटेजी और ये आत्मविश्वास, अभी तक क्या था इस देश में सब लोगों ने, इस देश की आधुनिकता का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जो मॉडर्न हो गया, अंग्रेजी बोलना सीख गया, वो सोचता था भाई किसान तो चलो पुराने जमाने की बात है, इस देश में हुआ करते थे किसान। और इस देश की सारी योजना, सारे अर्थशास्त्री मान के चलते हैं कि यूरोप अमेरिका में 100 में से 5 लोग खेती करते हैं, हिंदुस्तान में भी बस 5-10 साल में ऐसा हो जाएगा। कभी नहीं सोचते कि बाकी 50 लोग जाएंगे कहाँ, मरेंगे, कोई सागर में जाएगा, क्या होगा, उसको कोई नौकरी तो मिल नहीं रही। इस आंदोलन ने यह स्थापित किया कि किसान कोई इतिहास और म्यूजियम में रखने की चीज नहीं है, कि इतिहास, किसान इस देश के वर्तमान का हिस्सा है, और अगर आपको इस देश का कोई भविष्य बनाना है, किसान को उसके केंद्र में रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इन चीज़ों को बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा ध्यान मलाई पे कम और खुरचन पे ज़्यादा रहता है। नहीं, यकीनन उपलब्धि है, और इसलिए भी कि वो सरकार जो जुमले में यकीन करती है, और उस सरकार के नंबर 2 कह भी देते हैं कि वो तो जुमला था। अमित शाह का जिक्र कर रहा हूं, 15 लाख की बात लोग कहते हैं, उन्होंने खुद कह दिया वो तो जुमला था। उसी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री 2016 में कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। 2022 1 जनवरी से शुरू होगा, आज 11 तारीख है, 19 दिन बाद 2022 शुरू होगा। मैंने कम से कम 200 गांवों में मैं गया हूं, एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो भले बीजेपी का समर्थक हो तो भी, जिसकी आमदनी दोगुनी तो छोड़िए 1.5 गुनी होने की दिशा में भी है। मैं तो पूछ के थक गया। इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूं, 28 फरवरी 2022 शायद वो दिन है। था मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने ये उत्तर प्रदेश में कहाँ दिया था, 28 फरवरी 2016 को उन्होंने बोला था 6 साल में दुगनी कर दूंगा। तब ये सोचा था कि मेरी तो सरकार 19 तक ही है, बाद में देखा जाएगा। अब 28 फरवरी 2022 को गुब्बारा फूटेगा, 6 साल पूरे हो जाएंगे। और मैं पिछले कई महीनों से कोई भी बीजेपी का बंदा मिलता है सड़क पे या टीवी पे, मैं पूछता हूं कि नहीं दुगनी मत करो, मुझे बता दो कितनी हुई है, बस आंकड़ा दे दो, कहीं सरकार का कोई आंकड़ा मुझे दे दो कि कितने % बढ़ गए। मैं कल ही मैंने किसी से कहा कि देखो अब तो 6 साल होने में 2 महीने बचे हैं, अब तक तो आपने 95% तो बढ़ाई दी होगी ना, 95, 98, 99 बढ़ा दी होगी, कितनी बढ़ाई। इधर उधर हमने ये स्कीम की है, वो स्कीम की है। मैंने कहा बहुत अच्छी स्कीमें की हैं, आपने टैंकर भी लगा दिए, आपने पाइपलाइन भी बड़ी अच्छी बता दी। अब मुझे बता दो बाल्टी में पानी कितना आया, इतना बता दो, इतना तो बोल दो ना कितना आ गया पानी। नहीं, पाइपलाइन को हमने ये कर दिया है, जंग भी साफ किया, बहुत अच्छा किया है साहब आपने। बाल्टी में पानी कितना आया बता दो। आपने कहा था बाल्टी भर जाएगी 6 साल में, 28 फरवरी 2022 को बाल्टी ने भरना था। अब मुझे बता दो बाल्टी में पानी कितना है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं मिलता। यादव जी आप तो ऐसी बातें पूछते हो, बाद में शो के बाद कहते हैं सर आप भी पीछे ही पड़ जाते हो। मैंने कहा भाई आपने बोला था, मैंने तो नहीं कहा था कि ये कर दो डबल, आपने बोला था डबल कर दो, तो अब कर दो ना। उसमें आप फंसाने वाला सवाल पूछते हैं, लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि चूंकि उनको भी पता है, बीजेपी वालों को, प्रधानमंत्री को तो पता ही है जब ऐसी बातें करते हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं डिमोनेटाइजेशन इसलिए कर रहा हूँ नोटबंदी ताकि देश को नई दिशा, नया मुकाम मिले, और अगर 50 दिन में ना मिले दोस्तों, 50 दिन मुझे दे दो, तो किसी भी चौराहे पर कभी भी ... बुलाकर जो भी कर लेना, तो प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं। लेकिन बीजेपी के
बहुत सारे लोग और बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ जो सरकार समर्थक हैं वो कुछ लिखना शुरू कर चुके हैं कि इसी कानून से तो आय दोगुनी होनी थी, ये कानून ही अटका दिया, पीछे आ गया तो आपने रास्ता खुद ही बंद कर लिया अपना दरवाजा। तो भाई आपने कहा कि बाल्टी में छः घंटे के अंदर बाल्टी भर जाएगी, और ये जो 2020 में शुरू किया ना ये कानून, तो 4 यानी कि 4 घंटे तक बाल्टी के अंदर एक बूंद पानी नहीं आया, आप बैठे इंतज़ार कर रहे थे। भाई अगर प्रधानमंत्री को था कि इन 3 कानूनों से ही डबल होनी थी, तो क्या 4 साल तक प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं आया कि 3 कानून लाने थे? क्यों नहीं ले आए आप उन 2016 में ही? मतलब साफ है कि आपको भी पता है ये जो बहानेबाजी अब इन्होंने शुरू कर दी है कि साहब 3 कानूनों से होनी थी, तो भाई 4 साल तक आप देश को धोखा दे रहे थे। और आपको बताऊं, ये आय डबल होगी इसके लिए कमेटी बनाई गई कि डबल कैसे होगी। उस कमेटी की रिपोर्ट 2018 में आई है। मतलब रेस आपने शुरू कर दी, कहा कि हम रेस जीत रहे हैं, और रेस के बीच में कोच को ढूंढ रहे हो। रेस चल रही है, अभी 2 राउंड हो गए, आप कह रहे हो कोच ढूंढ रहे हैं। अच्छा इसका बनाते ब्लूप्रिंट बनाते हैं। मतलब इतना बड़ा झूठ। ये सरकार के वो जादूगर होता है ना, छोटे छोटे, हमारे बड़े जादूगर की मैं बात नहीं करता, जो हमारे गली मोहल्ले के जादूगर होते हैं ना, थोड़ा सा खेल दिया, गिली पाशा वाले। हाँ, वो अपनी बांह के अंदर कुछ सिक्का सा रख लेते हैं, उसको यूं निकाल के दिखा देते हैं, और कई बार छोटे बच्चे उसके अंदर आ भी जाते हैं कि हाँ भाई देखो ये अंकल ने क्या कर दिया। फिर वो बच्चा, कभी कोई कबूतर निकालते हैं हेड के नीचे से, फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देख लेता है अंकल ने तो स्लीव के अंदर डाला हुआ था। उस दिन से अंकल डाउन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वाले अंकल भी अब डाउन होने वाले हैं। ये अंकल ने 6 साल से तो खेल कर लिया कि भाई ये कर दिया, डिमोनेटाइज, क्या कुछ करा। पर जादूगर का यही होता है, एक बार उसका तिलिस्म टूट जाए, फिर अगर वो सच्ची बात भी कर दे तो आपको यकीन नहीं होता, उसके अंदर लगता है कि होना कुछ गड़बड़ है। तो जादूगरी हाथ की सफाई है, ये अब इस देश को पता लग गया है। अब आखिरी 2 सवाल, और बीच में पहले बोल दूं कि योगेंद्र जी से मैं अगले 1-2 दिन के भीतर अलग से सिर्फ एमएसपी पर बात करूंगा कि एमएसपी मुमकिन है, नहीं है, कैसे एमएसपी मिल सकती है, क्या उसमें रुकावटें हैं, क्या मुश्किलें, अलग से बात करूंगा, नहीं तो ये बात लंबी होगी। तो आपसे इसी बहाने मैं यहीं पे कमिटमेंट भी ले रहा हूं। अब 2 सवाल। एक सवाल ये कि क्या जो सरकार से सहमति पत्र आपको मिला, मैं सहमति पत्र ही उसको बोलता हूं, प्रस्तावना जो भी कहें, उसमें कुछ पेच रह गया, एक बात जिस पर आपने कही, लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे कि हम आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। जो सरकार की मंशा यूनिलेटरल थी कि हमने राष्ट्र के नाम संदेश में कह दिया अब तुम लोग उठो, जाओ, बोरिया बिस्तर समेटो, खेत में जाओ, तो वहाँ तक तो आप लेके आए कि चलो हमें लिखित दो, हम जुबानी नहीं यकीन करेंगे। लेकिन आमने सामने सरकार बैठकर या कोई नुमाइंदा, कृषि मंत्री तैयार नहीं हुआ आखिरकार, तो थोड़ा झुकना पड़ गया कि चिट्ठी से आपको संतोष करना पड़ गया। आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आंखों की कोई बात नहीं, बस कागज पे लिख दो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये मामला ईगो का नहीं था, हमारे लिए मामला ईगो का नहीं। आप देखिए ना क्या क्या प्रचार होता था, भाई ये 2024 तक बैठेंगे, देखना है तो सिर्फ इलेक्शन वाला मामला है, इनकी बात मान भी लेंगे तब भी उठेंगे नहीं। हम पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि जैसे ही हमारी रीजनेबल बात होगी हम उठ के जाएंगे, क्योंकि हमें आंदोलन से मतलब है, हमें किसान से मतलब है, हमारा खेल ये नहीं है। इसलिए सच कहूँ तो हम तो चाहते थे, 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने कह दिया, हमने सोचा 2-3 दिन के अंदर बाकी बचे हुए मसलों पे हो जाएगा। एमएसपी ये नहीं देंगे, ये हमें पता था, लेकिन केसेस, शहीदों के लिए जो मुआवजा और एमएसपी पे कम से कम पांव टेकने लायक जगह तो कुछ बने ताकि कुछ करें। तो हमने सोचा 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये इस गलत फहमी में थे कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और इतनी लच्छेदार भाषा में कि हमारी तपस्या में कमी थी, दिए के प्रकाश जैसा भी सत्य जो है समझा नहीं पाए। मेरे को लगा यार इन्हें शर्म नहीं आती, कम से कम कह देते किसान की तपस्या, मतलब बंदा अपने आप को तपस्वी बता रहा है, आप शर्म देखो इन लोगों की। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा है 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन इनको लगता था कि अब हमने बोल दिया है और ये अपना डंडा डेरा उठा के चले जाएंगे। इन्हें फिर लगा कि 29 तारीख को चले जाएंगे, फिर किसी ने इनको फूंक दे दी कि नहीं 1 तारीख को चले जाएंगे। तो हमारा 21 तारीख का लिखा हुआ चिट्ठी इन्होंने 5 तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि उठ के चले जाएंगे। फिर इनको किसी ने हवा दे दी कि पंजाब के किसान चले जाएंगे, आप चिंता मत करो। हमने दिखा दिया कि ये नहीं होगा। जब 4 तारीख को इनको ये पता लग गया कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो संयुक्त है वो अंडरलाइंड है
और ये यूनाइटेड हैं। और जब पंजाब के किसानों ने साफ इनके मुंह पे कह दिया एक साथ आए थे और एक साथ जाएंगे, तब 5 तारीख को जवाब आया, लिखित आया, मौखिक आया, सामने बात की न की, सामने भी बात करते करने से परहेज कर रहे होंगे कि आपके सामने एक तो ठीक है नज़र की बात करो और कुछ और ना मांग लें। डर लग रहा था ना। और दूसरा तो मतलब ये तो अब इस मुद्रा में है, झूठ पकड़ा जाने के बाद आदमी की जो मनस्थिति होती है ना वैसे ही कैसे नजर मिलाए जब 11 बार कह चुके बिल्कुल नामुमकिन हाँ, तो इसलिए हमारे लिए ईगो का सवाल ना पहले था, ना आज है, ना कभी रहेगा। क्योंकि बातचीत के बाद में क्या मिलता, चिट्ठी मिलनी थी ना, चिट्ठी मिल गई। हमने कहा बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो भाई मोदी जी को भी शुक्रिया कहता हूँ। मोदी जी, अगर आप ना होते तो इस देश के किसान को अपने किसान होने का एहसास ना होता। मोदी जी, आप ना होते तो इस देश का किसान जुड़ता नहीं। आप ना होते, और अगर आपको थोड़ी सी पहले वक्त से अकल आ जाती और आप 6 महीने में इसको छोड़ देते तो किसान ऐसे खड़ा होकर लड़ना सीखता नहीं। तो मैं तो देश भर के किसानों की तरफ से कहता हूँ, मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को एकजुट कर दिया मोदी जी ने। अब आखिरी सवाल कि किसान मोर्चे के नेताओं की तरफ से, राकेश टिकैत की तरफ से मिशन यूपी का ऐलान किया गया था करीब 3 महीने पहले। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत के मंच पर योगेंद्र जी भी थे, बाकी 1 दर्जन संयुक्त मोर्चे के नेता थे। लखनऊ की महापंचायत, दोनों जगह मैंने देखा। अब मिशन यूपी को मान लें कि स्थगित हो गया, खत्म हो गया। आपका एक बयान कल परसों कुछ आया था कि नहीं, बीजेपी को अभी भी सबक सिखाएंगे। तो समझना चाहते हैं, मिशन यूपी अगर कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ लिंक था तो मान लें खत्म हो गया। देखिए, आपने देखा होगा ध्यान से, हमने मोर्चे उठाने की घोषणा की है, धरने उठाने की घोषणा की है, टोल प्लाजा खाली करने की घोषणा की है। आपने मिशन यूपी समाप्त होने की घोषणा सुनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं सुनी ना। जब नहीं सुनी तो नहीं हुई, और क्या मतलब है? अरे जब तक लखीमपुर खेरी का वो अपराधी यूं घूम रहा है और सरकार कुछ बोल नहीं रही है, हम कैसे चुप हो सकते हैं? कैसे उत्तर प्रदेश का किसान इसका जवाब नहीं चाहता? लोग कहते हैं जी आप लखीमपुर खेरी को भूल गए। मैंने कहा भूल नहीं गए, भुला नहीं, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं चाहता हूं कि अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा क्षेत्र में घूमे। अगर वो नहीं, बीजेपी वाले ना करें तो मैं उसकी यात्रा करवाने को तैयार हूं। जहां जाएगा बीजेपी के 5000 वोट कटवाएगा, जहां जाएगा किसान का खून खौलेगा। तो जब तक ये सवाल नहीं है तब तक हम उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ दें? और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ क्या कुछ किया है। क्या कहा था? ऋण माफ होंगे, सबके हो गए। कहा था गन्ना किसान को बकाया तो मिलेगा, ऊपर से ब्याज और मिलेगा, मिल गया। कहा था आवारा पशु की समस्या को समाप्त करेंगे। अरे भाई 10 गुना कर दिया आपने उस समस्या को। कैसे भूल सकता है उत्तर प्रदेश का किसान? मैं समझता हूँ, देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, संयुक्त किसान मोर्चा कहे ना कहे, उत्तर प्रदेश का किसान अब मिशन यूपी को नहीं छोड़ेगा। गांव-गांव में मिशन यूपी चलाएगा। बैनर जो भी हो, जवाब पूछना सीख लिया है। जब किसान ने जवाब पूछना सीख लिया तो बस समझ लीजिए तब तो मिशन यूपी चल गया। मेरा वो सवाल आखिरी था, लेकिन आखिरी सवाल के आखिरी जवाब में एक काउंटर क्वेश्चन, हालांकि अपने आप आपने उसका जवाब दिया, फिर भी चूंकि मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पर लिख रहे हैं, हर वीडियो के नीचे संयुक्त मोर्चे के ऐलान का कोई भी वीडियो मैं बना रहा हूं, कि आप उनसे ये पूछिए कि आपने अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसमें अजय मिश्र टेनी का जिक्र था, उनके इस्तीफे का, उनकी गिरफ्तारी का, लेकिन उसके बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी आप मांग कर रहे हैं या जिस पर सहमति हुई उसमें वो गायब कैसे हो गया? यहाँ तक कि 4 तारीख और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस पर बुलंदी से कोई बात ही नहीं की। बुलंदी से क्या, दरअसल उसका जिक्र उस तरह से नहीं आया कि हम कायम हैं और हमें इस्तीफा चाहिए। देखिए, हमने प्रधानमंत्री से 6 मांग की, प्रधानमंत्री ने 5 जवाब दिए। एक तो बिल्कुल गोल कर गए, अजय मिश्रा टेनी वाला, और 2 में भी कोई जवाब नहीं है। एमएसपी पे कुछ नहीं मिला है हमारे को, और बिजली बिल के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि बात कर लेंगे। बात करके क्या करना है उन्हें, हमें भी पता है, उन्हें भी पता है। तो हमारी आप समझिए 3 चीज़ें ठीक से मानी गई, लेकिन उससे पहले 3 बिल हट चुके हैं। किसी भी आंदोलन में एक मुकाम आता है, आप कहते हैं जो है टेबल पे उसको बटोरो, अगली लड़ाई आगे लड़ेंगे। आप ये भी कहते हैं ये चीज़ तो कागज़ पे ली है,
दूसरी चीज़ को सड़क पे लेंगे। अजय मिश्रा टेनी का मामला एक पॉलिटिकल मामला है और हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम उस पे कायम हैं। लेकिन मेरी ये उम्मीद नहीं है कि बीजेपी जिस तरह की बेशर्म सरकार इन्होंने चलाई है, ये क्या कागज पे लिख के दे देंगे, हाँ हमारा मंत्री के अपराध को देखते हुए हम उसको हटा रहे। अब सोचते हैं ऐसा काम करेंगे? अरे इनसे तो सड़क पे लड़ना पड़ेगा। इन बेशर्मों को इस किस्म के अपराध की बात पूरे दुनिया को दिखानी होगी। और मैं आपको बता दूं अजीत भाई, ये टेनी वाला मामला बीजेपी को इतना महंगा पड़ेगा, हम भी हैं, आप भी हैं। आज से 3 महीना बाद उत्तर प्रदेश चुनाव का विश्लेषण हो रहा होगा और उसमें टेनी 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 हो रहा होगा। तो ये तो इस मामले को जिंदा रख के बीजेपी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। किसान ना भूला था, ना भूला है, ना भूलेगा। चलिए योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे गाजीपुर का मंच है और दिन भर वहाँ किसान नेता थे, वहीं योगेंद्र यादव भी आए थे और मैं एक घाट पर बैठा हूँ। सड़क पर NH-24 पर यह घाट लगी है और ये NH-24 वो NH-24 है जिस पर सैकड़ों गाड़ियाँ जाती रही हैं, दिल्ली यूपी के बीच है। मीटर की स्पीड पे गाड़ियाँ अगली बार जाएंगी और हम सोचेंगे अच्छा यहाँ घाट पे बैठे थे। घाट पर बैठे थे और यहाँ से 50 मीटर दूर पुलिस की जबरदस्त बैरिकेडिंग है और एक स्थिति ऐसी भी आई कि जब वहाँ कीलें ठोकी गई थी, बोल्डर लगाए गए थे, ऐसे जैसे इधर कोई चीन और पाकिस्तान की सेना हो और उधर से भारत की सरहद हो। लेकिन वो सब दौर निकला और ये घाट भी किसान जो लेकर आए थे इसी तरह की घाटों पर बैठे रहे। घाट के साथ किसान वापस लौटेंगे, लेकिन किसी की घाट मुहावरा बता। हाँ, मैं यही कहने वाला था, घाट लेके नहीं जाएंगे, घाट खड़ी करके जा रहे हैं इनकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। और इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों एक अपील आपसे करता हूं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि यूपी के हर जिले की खबर आप तक मिलेगी, क्योंकि अब मेरी यात्रा शुरू होगी उत्तर प्रदेश की, जहां 2 से ढाई महीने बाद चुनाव होना है। नमस्कार।